अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हस्ती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसफ़ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अपना तो ख्याल रख ही रहेंगे होंगे, लेकिन अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का और ख़ास करके अपने माहौल का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है तो जो हमारी फ़ज़ाई आलूदगी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इस माहौल को साफ़ सुथरा रखना हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम या आज के दिन के हवाले से। कल हमने ये देखा था कि एक उस्ताद किस तरह से हमारे समाज में अपना जो बेहतरीन किरदार है ना वो अदा कर सकता है। बेहतर तो था कि हम कल ही शागिर्द की ज़िम्मेदारियों पर भी बात करते, मगर आपको पता है कि वक्त की किल्लत होती है, उसके बायस उस्ताद और शागिर्द के मौजू को मुकम्मल नहीं कर सकी थी मैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जनाब हमारे मुआशरे में शागिर्द की ज़िम्मेदारियाँ क्या बनती हैं, उसे किन किन बातों का एहसास होना चाहिए और उनकी लाइफ में किस किस्म के चैलेंजेस हैं या उनसे निपटना कैसे उन्हें पड़ सकता है। शागिर्द चाहे दौरे हाज़िर का हो या फिर किसी भी ज़माने का हो, उसके अंदर एहसास शागिर्दी का होना बहुत ज़रूरी है। सच कहते हैं वो लोग कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, और ये इसमें कह लें कि पूरी एक हकीकत भी बसती है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर देखें ना तो पाकिस्तान के मौशी हालात में ऊंच नीच के बायस तमाम मुल्की शोबों को नुकसान पहुंचा है, और इन हालात में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को नुकसान पहुंचा है ना वो हमारा तालीम का शोबा है। पाकिस्तान में तालीम के लिए बहुत ही कम बजट एलोकेट किया जाता है, और यही इसके पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि वालिदैन के लिए बच्चों की फ़ीस देना एक अजाब बन चुका है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो समझते हैं कि जनाब शायद हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं, विच इज़ ट्रू। इसीलिए मैं समझती हूँ कि आज के दौर में सबसे बेहतरीन शागिर्द वही है जो अपनी दो किस्म की जो जिम्मेदारी है ना उसको पूरा भी कर रहा हो या उसको समझे भी। पहली ये कि वो अपने तालीमी अखराजात का बोझ खुद उठाए, दूसरी ये कि वो मुल्की हालात को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को कारआमद शहरी बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्टूडेंट है वो किस तरह अपने अखराजात उठा सकता है। जहाँ तक अपने अखराजात ख़ुद उठाने की बात है ना, यकीन करें कि टेक्नोलॉजी ने पैसा कमाना बहुत आसान बना दिया। बहुत से स्टूडेंट्स फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसिंग की मदद से माहाना लाखों रुपए बना रहे हैं, कमा रहे हैं, और बड़ा अच्छा अपना लाइफस्टाइल जो है उन्होंने मेंटेन किया है। आप स्टूडेंट लाइफ में ही जो बच्चे हैं अपने लिए ख़ुद कमा रहे हैं, और वो दूसरों से ज़्यादा ख़ुद एतमाद भी हैं और वो बाइख्तियार भी हैं। ये एक ऐसा सफ़र है कि जिसमें वक्त के साथ साथ उनकी बाकियों से बेहतर किरदार साजी भी होती है। आप भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्मॉल स्केल बिजनेस या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप अपने वालिदैन का बोझ कम कर सकेंगे बल्कि मुआशरे में भी आसानियाँ पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। मैट्रिक में या फिर चले मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट लेवल पर भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये चाहिए है कि वो अब स्किल बेस्ड लर्निंग का आगाज़ करें। हम एजुकेशन पे तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ऑनलाइन अर्निंग के तरीके हमें आने चाहिए, तलाश करनी चाहिए। किसी इदारे से हम लोग छोटी मोटी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह काम करना है। और अगर ये अमल फ़ौरी हमारे कौमी रवैया बनता जाए ना तो हमारे जो बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिदैन का हाथ बटाना शुरू कर देंगे, जो एक खुशहाली का बाइस भी बनेगा। और दूसरी बात कि एक ज़िम्मेदार शहरी बनने के मुतालिक मैंने की थी, तो कोई भी उस वक्त तक ज़िम्मेदार नहीं बन सकता जब तक वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं पहचानता है। तालीम का शोबा इतना ही अहम है कि अगर इसमें इनकलाब आ जाए तो पूरे मुल्क में इनकलाब बर्पा हो सकता है। और पाकिस्तान जितने भी मसाइल से दो चार है ना, अगर सिर्फ तालीम का शोबा ही हमारा बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान अपने तमाम तर मसाइल पर चंद सालों में काबू पा सकता है, फिर चाहे वो सियासी मसाइल हो या मुआशी मसाइल हो। हर स्टूडेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जिस भी शोबे में जा रहा है ना उसमें उस तरह से कंट्रीब्यूट करे कि मुल्क को फ़ायदा पहुंचे। और अगर स्टूडेंट इस तरह सोचेगा तो वाक़तन एक इनकलाब आ सकता है। अब ये आप पर है कि आप कुछ करते हैं या मुल्क पाकिस्तान को उसके हाल पर
छोड़ देते हैं और यहाँ से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत से नौजवानों का यही होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हुकूमती पॉलिसीज़ की भी गलती है, हमारे इदारों की, इंस्टीट्यूट्स की भी गलती है कि हम प्रोडक्टिव बच्चे या प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स या प्रोडक्टिव हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसको नहीं बना रहे हैं, हम उन्हें नहीं सिखा रहे हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि आपने 4 साल की डिग्री लेनी है तो उसके बाद आपने जाके नौकरी करनी है। हम उन्हें ये नहीं सिखाते हैं कि आपने 16 साल के अपना जो तालीमी शोबा है या तालीमी करियर है वो पूरा करना है, तो उसके बाद जाके आपने बिजनेसमैन बनना है, आपने अपना कारोबार शुरू करना है, अपनी कंपनी शुरू करनी है। ये मसला है यहाँ पर। हम अपने बच्चों की अच्छे तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर पाते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से गाइडलाइन नहीं देते हैं। तो आज शागिर्द के बारे में हमने बात की कि वो किस तरह अपनी शख्सियत को भी निखार सकता है, अपना फ्यूचर भी बना सकता है और अपने साथ साथ वो मुल्क पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर सकता है। और वैसे भी 60 to 62% जो आबादी है, मेरे ख्याल से अब तो ज़्यादा हो गई होगी, वो हमारे नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। तो अब जो ज़िम्मेदारी बनती है वो नौजवान नस्ल पर ज़्यादा बनती है कि उन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, उसको आगे की तरफ लेकर जाना है, तरक्की की तरफ लेकर जाना है, या उसको यहीं पर छोड़कर खुद आके निकल जाना है। तो हम भी जब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस तरह की एडवाइस जो है ना हम आपको वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे कि जो हमारे लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। जनाब, गर्मी का मौसम आते ही ना जो हमारे तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन हैं उनकी जानिब से फ्राइड आइटम्स यहाँ पर बाज़ार से जो रेडी टू ईट ग़िज़ाएँ होती हैं उनका इस्तेमाल से गुरेज़ की तजवीज़ की जाती है, जबकि ताज़ा और सादा और साफ़ घर में बने हुए खानों को तरजीह देने पर ज़ोर दिया जाता है। और फिर यही आदत ना सिर्फ गर्मियों में मुतअद्दिद परेशानियों से हमें बचाती है, बल्कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ग़िज़ा ही इंसानी जिस्म के लिए सेहत या बीमारी लाने का फ़ैसला करती है। इसकी मिसाल ये है कि अगर एक गाड़ी को आप गंदा फ्यूल दिया जाए तो उसका मजबूत जो इंजन है वो भी दिनों में तबाह हो जाएगा और सारी गाड़ी भी नाकारा हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह कुदरत ने ना इंसानी जिस्म को भी एक मशीन की तरह बनाया। सिर्फ ताज़ा सादा और जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं उसके सबब इंसान मुतअद्दिद बीमारियों से और मौसमी शिकायत से भी बच सकता है, जबकि मुज़र सेहत ग़िज़ा के इस्तेमाल से सेहत और जेब दोनों को नुकसान होता है हमारी। तो गर्मियों में बहुत से बैक्टीरियाज़ या वायरसेस जो हैं वो ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं और जल्दी हम उनका शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि जनाब ख़ास तौर पर जब गर्मी आती है तो उसमें आप सिंपल और फ्रेश जो आपकी डाइट होती है आपको वो लेनी चाहिए। सब्ज़ियाँ और फल का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो गर्मियों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस किस्म की जो है आज हमने ग़िज़ा पर बात करनी है कि जो हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित हो, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है ज़्यादातर हम लोग बाहर की अगर चीज़ें खाते हैं हेपेटाइटिस होने का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डायरिया होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की बीमारियों से भी हमने बचना है और वो किस तरह बचना है आज हम उसी पर बात करेंगे। सिंपल सी जो ग़िज़ा है उस पर बात करेंगे। ज़हरा मंसूर हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो में, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो ज़हरा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ारा गर्मी आ गई है, बल्कि मतलब अभी शुरू हुई है। रोज़े हमारे बड़े अच्छे गुजरे हैं, इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, शुक्र अल्लाह का, लेकिन अब गर्मी महसूस होना शुरू होगी और आगे तो मज़ीद गर्मी पड़ेगी। तो एक्सपर्ट्स या आप लोग भी, न्यूट्रिशन भी यही कहते हैं कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो बाहर के खाने तो कम ही कर देने चाहिए, बिकॉज़ डायरिया और हेपेटाइटिस और इस सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो फिर किस तरह के हमें सिंपल जो हमारी डाइट है वो कैसे क्या खानी चाहिए फिर उस पर? आज हम मुनीबा इस बात को जो है फोकस करते हैं कि हम लोगों को किस तरह से अपनी डाइट को जो है ना वो बैलेंस भी रखना है। अच्छा। और समर्स के अकॉर्डिंग जो है उसको मॉडिफाई भी और हाइड्रेट भी रखना है। हाइड्रेटेड। हाँ। अच्छा, अब ये हम रमज़ान के एक फेज से निकले हैं जिसके हमने खूब सारी फ्राइड आइटम्स भी खाई हैं और बहुत सारी बद परहेजियाँ भी की हैं। कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट मतलब उसको लिमिट में रह के भी यूज़ किया होगा सारी चीज़ों को। हाँ, मगर ज़्यादातर हम लोगों ने जो है वो फ्राइड आइटम्स और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। हाँ। तो अब हमारे पास बड़ा अच्छा टाइम है कि हम अपनी बॉडी को जो है वो डिटॉक्सिफाई भी करें और हम अपनी बॉडी को साथ साथ जो है आगे आने वाली जो शदीद गर्मी होगी उसके लिए भी तैयार करें।
ठीक है। तो अब किस तरह से हम अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं, वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने भी मेंशन की है, दैट इज़ हाइड्रेशन। हाँ। अब हमने जो गर्मियाँ जब आती हैं ना, तब आप अक्सर लोगों से सुनते हैं, वो कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, हमें हाँ, प्यास लगती है ज़्यादा। तो ज़्यादा फिर आप ऐसे कुछ ड्रिंक्स का इंतखाब करें या कुछ ऐसी हाइड्रेशन वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें अपनी डाइट के अंदर जो कि आपको फ्रेश भी रखें और आपको एनर्जी भी दें और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है पसीने की सूरत के अंदर, हाँ उसको भी मेंटेन और बैलेंस ऑब्वियसली कर आपके जितने भी मिनरल्स हैं जिनको नमकियात कहा जाता है आपके, वो निकल जाती हैं पसीने के थ्रू, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, तो उसकी वजह से भी आपको लेथार्जिक और ज़्यादा थर्स्टी आपको फील होता है। और उनका बैलेंस बड़ा ज़रूरी होता है। अगर उनका बैलेंस आपकी बॉडी में बिगड़ जाए तो फिर आपकी बॉडी के अंदर जो है टांगों में शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है, पट्टे खिंचना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज मिनरल्स की अगर कमी हो जाए तो जब हमें डायरिया होता है तो हम क्या होता है, हम ORS का पानी पीते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाए, ठीक है। इसी तरह से जब पसीना आता है उससे हमारी बॉडी के अंदर से काफ़ी नमकियात जो हैं वो निकल जाती हैं, तो उनका बैलेंस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें हाइड्रेशन के ऊपर सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ साथ कुछ इस तरह के फ्रूट्स भी हैं जो इतने रिफ्रेशिंग होते हैं और जिनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उनको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। और जिस तरह वाटरमेलन आ रहा है, पीच है, मैंगो आ जाएगा। अब हर चीज़ को जो है आप अपनी डाइट के अंदर रखें, मगर वही बात कि एतदाल के साथ, ये नहीं कि अगर आपने तरबूज खा रहे हैं तो बहुत बड़ा प्याला आपने बना काट लिया या पूरा दिन तरबूज ही खाते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे फिर एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। जाहिर है अगर आप एक चीज़ की क्वांटिटीज है बहुत ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादती किसी भी चीज़ की जो है वो नुकसान दे सकती है, तो वाटरमेलन। अब इसके अलावा जो है ये फ्रूट्स की बात हो गई, आप क्वेंच बना सकते हैं। क्वेंच हम कहते हैं इस तरह की फ्रूट ड्रिंक को जिसके अंदर हम फ्रूट का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। मैं फ्रूट जूसेस की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रूट जूसेस जो होते हैं ना उनके अंदर तो हम बहुत सारे फ्रूट्स यूज़ कर लेते हैं, वो फिर हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है क्योंकि उसके अंदर शुगर लेवल हमारा इंटेक ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि एक फल के अंदर जो है, एक फल के अंदर जितनी कैलोरीज हैं, जितनी शुगर है, वो तो आपके लिए मुनासिब है, मगर जहाँ आपने 4-5 सेब का जो है जूस पी लिया या 4-5 जो है वो मैंगो यूज़ कर लिए मिल्क शेक में, या इस तरह से आपने ज़्यादा कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी, कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाएंगी और फिर आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से जब वो एक्सीड कर जाएंगी तो फिर आपकी बॉडी को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपने हर चीज़ को जो है पूछ के, या अगर उसकी समझ नहीं है तो उसके बारे में पढ़ के तो फिर उसको इस्तेमाल करें। अगर वो जूस नहीं पीना तो क्वेंच जो आप बता रही हैं, तो अच्छा वो थोड़ा सा आप फल लें, जैसे कि मैं स्ट्रॉबेरी आई हुई है या वाटरमेलन आया हुआ है, आप थोड़ा सा फ्रूट लें, उस फ्रूट को जैसे हम क्रश कर लेते हैं इन द ग्लास, और उसके अंदर जो आप अपना फ्लेवर जो है डालना चाहते हैं, आप हनी डालना चाहते हैं, अच्छा। आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालना चाहते हैं, आप उसके अंदर आइस डाल लें, मिंट डाल लें, लेमन डाल लें, और उसके अंदर ऊपर आप ठंडा पानी डालें, तो वो एक बड़ी अच्छी सी लाइट सी आपकी ड्रिंक बन जाएगी। उससे आपको बड़ी रिफ्रेशिंग फीलिंग भी आएगी। अच्छा, उसके अलावा जो है कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत, एंड नेचुरल उसके अंदर स्वीटनर मौजूद होता है, उसमें कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है हमें, और उसके अंदर जो है बहुत सारी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर उसके अलावा कुछ टीज़ होती हैं, जैसे हर्बल टीज़ होती हैं, वो भी जो है जैसे आइस टी होती हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप बिल्कुल जो है जनरल एक पब्लिक के लिए। जिस तरह आपने कोकोनट वाटर की बात की है, कौन नहीं पी सकता कोकोनट वाटर, वैसे तो वो सबके लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन कौन से लोग हैं जो नहीं उसका इंटेक कर सकते हैं? बिल्कुल, कोकोनट वाटर वैसे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, अगर आप दिन के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं उसको 100 ml, 150 ml या 200 ml, तो वो ठीक है आपके लिए। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है या बहुत बिगड़ी हुई है तो फिर तो हम हर किस्म के मीठे को जो है वो अवॉइड करते हैं। हाँ। मगर वैसे ये एक हेल्दी ड्रिंक है, आप ले सकते हैं दिन के टाइम के ऊपर, मगर जिनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहती है उनको एहतियात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों को भी जिनको सूट नहीं करता। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी भी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है या नहीं है। और ये क्या मतलब डेली पी सकते हैं कि
इसका कोई नुकसान तो नहीं है अच्छा, कोकोनट अगर वाटर आप का? डेली पीना चाहते हैं तो इसको आई थिंक डेली कोई भी नहीं पीता है। डेली अगर कोई पीता है तो फिर उसके अंदर यही होता है कि आप उसको उसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखते हैं। ठीक है, ये एक समझे एक जूस ही है ना, तो फिर हम जूसेस और इस तरह की चीज़ों को जो है ऑल्टरनेट डेज के ऊपर ले लें, या इस तरह करके किसी दिन आपने ये ले लिया, किसी दिन आपने वाटरमेलन की ड्रिंक ले ली, किसी दिन आपने क्यूकम्बर की ले ली। तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना हम उन सारी ऑप्शंस को हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबके हमें मिल जाएं। अच्छा, दूसरा मैंने ये देखा है कि गर्मियाँ आती हैं ना, तो हम लोग एक रिफ़्रेशिंग के तौर पर भी, और दूसरा ये कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी ना पानी के अंदर क्यूकम्बर या मिंट लीव्स और तुकमलंगा जिसे कहा जाता है वो डाल के हम लोग बहुत पी रहे होते हैं। तो उससे फैट लॉस भी होता है कि नहीं होता है? हमें लगता है कि हम पतले हो जाएंगे उससे, मतलब बहुत से लोगों को बॉटल पकड़े हुए देखा होता है। तो वो रिफ्रेशिंग ही करता है या फैट लॉस में भी मदद करता है? अच्छा, इसको हम कहते हैं डिटॉक्स। कुछ लोगों ने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। डिटॉक्स वाटर है या इन्फ्यूज्ड वाटर है। इसके अंदर जिंजर डाला जाता है, मिंट लीव्स डाले जाते हैं, लेमन डाला जाता है, क्यूकम्बर डाला जाता है। ये सारी चीज़ें अमूमन देखी जाती हैं। फिर कुछ लोग इसके अंदर सौंफ भी डालते हैं। अच्छा। फिर कुछ लोग इसके अंदर ज़ीरा भी डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर दालचीनी भी डालते हैं। मतलब सबके डिफरेंट हैं। हर एक की अपनी अपनी जो है ना एक इंग्रेडिएंट अपना स्पेशल डाला होता है। अब हर एक का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। अच्छा। अब आप जनरली अगर पी रहे हैं तो ये ठीक है। अब इस चीज़ से आपका एकदम से फैट लॉस नहीं होगा। अच्छा। ये आपको एक आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हाइड्रेशन लेवल को जो है वो मेंटेन करेगी कि वो आपका लूज नहीं होगा। दूसरा ये है कि ये आप जिस तरह आपने बात की तुकमलंगा, वो आपकी बॉडी को फ्रेश रखेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है हेल्प करेगा, एड करेगा। जब आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आपकी बॉडी के अंदर ब्लोटिंग नहीं होगी और आपका जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो फिर आपका जो है वजन भी मेंटेन रहता है। अच्छा, ये इस तरह से वर्क करता है। ऐसे नहीं होता कि वो जो लेमन आपने डाला हुआ है, जिंजर डाला हुआ, जाके बॉडी के अंदर पूरा दिन आप कुछ भी खाते रहो और साथ बोलो कि हम जी डिटॉक्सिफाई जो हमारा वाटर है हम वो पी रहे हैं, तो हम लोग जो है ना वजन भी कंट्रोल रहेगा। ऐसे नहीं होता है। और वो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी या एक एक्स्ट्रा बूस्ट या एक रिफ्रेशमेंट के लिए जो है वो आपको ऐड किया जाता है आपकी डाइट के अंदर। हाँ, उसके फायदे बहुत सारे हैं। आपको फ्रेश रखता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है, हाँ। और वो हेल्प भी करता है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में। अच्छा। मगर आप ये बिल्कुल मत समझें कि अगर आप सिर्फ वही पानी पी रहे हैं तो आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और फैट लॉस भी शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको डेफिसिट में जाना पड़ेगा। कैलोरीज के अंदर जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो जब तक आप डेफिसिट में नहीं जाएंगे तब तक आपका फैट लॉस नहीं होगा। तो वो एक और प्रोसीजर है, इसको आप ऐड ज़रूर करें। हर हेल्दी बंदा ऐड कर सकता है, ये नहीं कि जिसने वज़न कम करना है वही ऐड करे। और अभी आपने तुकमलंगा का जिक्र किया था, तुकमलंगा एंड चिया सीड्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। लोग अक्सर जो हैं इसको मिक्स कर लेते हैं। जो मतलब वो चिया सीड्स को ही तुकमलंगा समझते हैं। अच्छा, बाजार वाले भी इस तरह कर रहे हैं। अच्छा। कि वो चिया सीड्स मांगो तो तुकमलंगा दे देते हैं। अब तुकमलंगा जो है वो प्योर ब्लैक कलर का होता है। ओके। और थोड़ा लंबा लंबा सा होता है। और जब आप उसको ड्राई फॉर्म में देखते हैं, जब आप उसको वाटर में डालते हैं तो फिर तुकमलंगा और चिया सीड्स दोनों सेम ही लगते हैं। अच्छा। और जो चिया सीड्स होते हैं वो ग्रेइश कलर के होते हैं, वाइट ग्रे से कलर के होते हैं, और छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं। ठीक तो है। आप चिया सीड जो है वो देख के हमेशा लें। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क बहुत है। उनके जो है न्यूट्रिशनल काउंट है उसके अंदर फ़र्क है। अच्छा। चिया सीड इज़ फार बेटर देन तुकमलंगा, ठीक है, द ब्लैक वन। चिया सीड्स जो होते हैं वो आपको कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फिर आपको जो है ओवरऑल वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। अच्छा। तुकमलंगा भी अच्छा है, वो हाइड्रेट करता है, बॉडी को फ्रेश करता है। अक्सर आप देखते हैं जो हमारी बाहर ड्रिंक्स मिल रही होती हैं उसमें तुकमलंगा यूज़ किया जाता है। अभी आपने शुरू में कहा था कि बाहर से जो है टाइफाइड होने का या हेपेटाइटिस होने का भी खतरा होता है, ये भी बहुत बढ़ जाता है। आपको हम कह रहे हैं कि आप ड्रिंक्स वगैरह पिएं, लेकिन घर में बना मगर घर में बना के। जैसे गन्ने का जूस है, लोग पीते हैं और उससे बहुत ज़्यादा आजकल। एग्जैक्टली ट्रू। आपका अगर दिल चाहता है तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो शुगर केन के वो जो मिलती हैं बार्स, जिसको हम डेयरी कहते हैं, वो आप लेके घर आएँ, उसको आप वैसे ही खाएं।
लें या उसको एंजॉय करें, या गन्ना अगर आपको मिलता है शुगर केन तो आप उसको खा लें। इसका जूस बनाने की, क्योंकि हर घर में मशीन नहीं अवेलेबल होती ना, तो अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो घर में बना लें और उसके अंदर और वैसे भी मैं कहती हूँ कि बाहर से ये जूसेस और ये ख़ास तौर पर गर्मियों में तो पीने नहीं चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि वो कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं, वो जो बर्फ़ उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस पानी से बनी हुई है, अनहाइजीनिक है। तो आप अपनी सेहत के साथ ना बहुत गलत कर रहे होते हैं। खासतौर पे हॉस्पिटल्स के बाहर ये होता है, वो कहते हैं ओहो इतनी गर्मी के अंदर लोग बहुत ज़्यादा निढाल हुए होते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लग के। कुछ और ऑप्शन भी नहीं होता ना ज़ारा, कि वो कहते हैं कि चलिए सस्ता भी मिल रहा है और हमें रिफ्रेश भी कर देगा, इसलिए हम लोग पी लेते हैं। हाँ, कुछ लोग आए होते हैं दूसरे शहरों से उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। आप कोशिश करें अपने साथ एक छोटा ग्लास या मग रखें। जब आपने पानी पीना है किसी जगह से, किसी कूलर से, या कोई ऐसा जूस बनवाना है तो फिर अपने ग्लास या मग के अंदर बनवाएं। ये डूएबल चीज़ है, हर बंदा कोई बैग या कोई लिफाफा कैरी तो करता है, उसके अंदर आप अपना जो है बॉटल या अपना कोई ग्लास मग ज़रूर रखें। या अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप स्ट्रॉ लें। अब तो मुनीबा मैंने देखा है स्ट्रॉ भी रीयूज़ हो रहे हैं। अच्छा, एक आप बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है हम इस प्लेटफॉर्म से स्प्रेड कर सकते हैं कि जब भी आप स्ट्रॉ यूज़ करें आप हमेशा स्ट्रॉ को जो है काट के फेंकें या तोड़ के किसी सूरत में फेंके। खासतौर पे जो प्लास्टिक स्ट्रॉज हैं, वैसे तो अब काफ़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने पेपर स्ट्रॉ पे शिफ्ट हो चुकी हैं, बट स्टिल प्लास्टिक स्ट्रॉज अभी भी मैंने देखा है रोड साइड के ऊपर कभी कि देखा मैंने कि वो स्ट्रॉ सारे इकट्ठे करके एक बाल्टी में जा रहे हैं। वो बाल्टी बहुत गंदे से पानी से भरी हुई है और उससे वो स्ट्रॉ धुल रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे छान के और फिर वो दोबारा से रीयूज हो रहे हैं। सूख जाएंगे, किसी को क्या पता कि वो नए हैं या वो यूज। प्लीज 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 आप स्ट्रॉ जब भी फेंकें या अपना जब भी डिस्कार्ड करें एक काट के करें। कितना टाइम लगता है, या उसको जो है एटलीस्ट इस हालत में कर दें कि वो दोबारा रीयूज ना हो। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं और ये हेपेटाइटिस फैलाने में बहुत टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस इसी वजह से फैल रहा है। हॉस्पिटल्स में लोग इतने पेशेंट आ रहे हैं और गर्मियों में तो और भी ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने बात तो कर ली हाइड्रेशन की, वहाँ अब हमें थोड़ा सा डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। डाइट, लोगों का दिल चाहता है, लोग जब भी आते हैं ना डाइट प्लान बनवाने के लिए वो कहते हैं कि हमें कुछ ना लाइट दें, कि हम इतना ज़्यादा किचन में भी नहीं खड़ा होने का दिल हेवी नहीं खा सकते हैं, खाना नहीं खाते तो उसके अंदर हमें चाहिए कि हम लीन प्रोटीन जैसे चिकन यूज़ कर लिया या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर ली। स्पाइसी या ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी नहीं खाने का दिल करता, बड़ा सादा सा और बड़ा हेल्दी और लाइट सा खाना। अच्छा, आप इसके अंदर सैलड्स यूज़ करें। सैलड्स के अंदर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों को डाल सकते हैं। एक होता है ना कि आपको सैलड के अंदर थोड़ा सा क्रंची तो होती है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको स्वीट एंड सावर फ्लेवर दोनों मिल जाए तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। आप थोड़ा सा उसके अंदर एप्पल डाल लें, थोड़ा सा आप उसके अंदर वाटरमेलन डाल लें, हाफ स्ट्रॉबेरी डाल लें। अब ये नहीं है कि आपने एक पूरा प्याला वाटरमेलन का भी खा लिया और एक पूरा सेब भी, फिर आपने सलाद ज़्यादा नहीं, आप बल्क में बनाएं सारे घर के लिए तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ही सबके हिस्से आएगा ना, तो वो बड़ा रिफ्रेशिंग। बेल पेपर्स यूज़ करें, ये सब चीज़ें, क्यूकम्बर है, लेटस है, आइसबर्ग है, बड़ा रिफ्रेशिंग सा बोल बन जाता है सैलड का। इसकी अच्छी सी ड्रेसिंग करें। ड्रेसिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, आप जिसको सूट करता है कोकोनट ऑयल यूज़ कर ले, जिसको यूज़ करता है ऑलिव ऑयल यूज़ कर ले हल्का सा, और उसके अंदर सॉल्ट, पेपर और लेमन जूस या लाइम जूस आप ऊपर डाल दें और बड़ी अच्छी सी उसकी ड्रेसिंग बन जाती है, लाइट सी। ये नहीं कि आपने 2-2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, जस्ट लाइट ड्रॉप्स ताकि मॉइस्ट हो जाए ना। अब कच्ची सब्जी भी इतनी नहीं खाई जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं चबा चबा के सब्जी के नहीं खाई जा रही है। थोड़ा सा उसको मज़ेदार बनाएं, फ्लेवरफुल बनाएं, और इवन लोग इसके अंदर ग्रिल्ड चिकन पीसेस भी डाल देते हैं, वो क्यूब्स करके भी थोड़ा सा डाल देते हैं। चीज़ यूज़ हो सकता है, कॉटेज चीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कॉटेज चीज़ इसके अंदर। ये खास तौर पर अच्छा इसको फिर दोपहर में इनटेक इसका कर सकते हैं या रात में भी कर सकते हैं? दोनों टाइम पे कर सकते हैं। अच्छा, सैलड तो आपके मील का हिस्सा दोनों टाइम पे होना चाहिए, रात को भी और दिन को भी, ठीक है? रात को भी और दिन को भी। लंच के अंदर भी आप यूज़ करें और डिनर के अंदर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें डिनर में नहीं खाना चाहिए। हमारा डिनर बहुत लेट हो जाता है, इसलिए हमें डिनर अर्ली करना चाहिए ना। हमें कोई सॉलिड 8 o'clock के बाद नहीं लेना चाहिए, मैक्सिमम 8:30 के बाद। अगर हम ये अपना वो बना लें 8:30 के बाद हम कोई
सॉलिड नहीं ले रहे हैं और 8:30 के बाद अगर आप 10-11 बजे तक भी जाग रहे हैं तो आप जो विदाउट कैलोरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई चाय का कप हो गया विदाउट मिल्क, जैसे ब्लैक टी कहते हैं, या कोई थोड़ी सी, अगर आपका काम है जागने का, आपने काम करना है या कोई पढ़ना है, तो कुछ इस तरह के लाइट से स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉपकॉर्न्स हो गए या रोस्टेड चिकपीस हो गए या सफ़ेद जो मखाने होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, उनको आप यूज़ करें मगर लाइट। हर चीज़ जो 8:30 आप अपना प्रॉपर मील वो ले लें, 8 साढ़े 8 के बाद आपने नहीं कुछ भी खाना है। उसके बाद आप अपना लाइट स्नैक्स ले लें अगर आप जाग रहे हैं, अदरवाइज आप 3 घंटे पहले खा लें जो आपने खाना है सोने से 3 घंटे पहले। यही आपका जो है नॉर्मल हेल्दी, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को रखना है तो उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये तो चले सैलड आपने बता दिया ना, हम लोग फिर मतलब जो हमारे घर करी या जिसको सालन कहा जाता है वो बनता है, तो उसमें क्या हम मतलब जैसे कहा जाता है कि जी कद्दू बना लें, वो बड़ा रिफ्रेशिंग सा होता है, वो ठंडा भी होता है, उसकी कहते हैं तासीर ठंडी होती है, तो इस तरह की और किस तरह की चीज़ें जो है वो सालन में बनाई जा सकती हैं जो हमें रिफ्रेशिंग भी रखे और सादी भी हो। हाँ, जैसे दोपहर के टाइम पे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं हम सब्ज़ी खाएं। हाँ, सब्ज़ी या किसी चिकन में या मटन में या किसी ऐसी चीज़ में बनी हो या कीमे में बनी हो, तो वो सब्ज़ी आप खाएं, फुलके के साथ खाएं। रात को भी जो है अपनी क्वांटिटी ऑफ सालन थोड़ी कम कर लें ताकि आपको जो है वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और रात को जो आपने ब्रेड लेनी है इन एनी फॉर्म, जैसे रोटी लेनी है या चावल लेने हैं, वो भी आप साथ लेने। और ये जो आपने बात की है सब्जियों की, इनको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक क्योंकि है। इनमें भी वाटर कंटेंट बहुत होता है और फाइबर होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं समर्स के लिए। तो आप इनको अगर डालेंगे, लोग कहते हैं हमसे सब्ज़ी नहीं खाई जाती है। अच्छा, अब रायते बहुत अच्छे हैं। अच्छा। जैसे लोग कहते हैं घी का रायता है, वो बड़ा रिफ्रेशिंग होता है। Exactly, आप दोपहर को जो है आप जो वेट वॉचर्स हैं वो लोग खा सकते हैं, वो अपनी डाइट के अंदर घिया बॉईल करें, उसको श्रेड कद्दूकश करके बॉईल कर लें और उसके बाद जो है उसको दही के अंदर डाल के हाँ। और उसके ऊपर जो भी अपना फ्लेवर डालना चाहते हैं, वो, नमक, हाँ, वो कर चाट सकते हैं, मसाला, वो exactly। डाल के वो बड़ा अच्छा सा बन जाता है। उसके साथ 2 कबाब खा लें, स्टीम या ग्रिल्ड। ओके। खासतौर पे जो वेट वॉचर्स हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा। और ये रात को भी खा सकते हैं? रात को भी खा सकते हैं। अच्छा, कहते हैं रात को दही नहीं खाना चाहिए, बट जिसको सूट करता है और जो खा लेता है वो खा ले। कोई इस तरह की बात नहीं है कि नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई नहीं खाना, जिसको सूट करता है वो खा सकता है। जिसको सूट करता है, जिसका गला नहीं पकड़ा जाता, वो यूज कर भी सकता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो दोपहर का मील नहीं ले पा रहे होते ड्यू टू सम रीजंस, तो फिर उनकी डाइट में से वो चीज़ें फिर निकलती जाती हैं ना, फिर वो कब लें वो चीज़ें। वैसे तो ब्रेकफास्ट के अंदर दही लेना बहुत अच्छा होता है, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अब गर्मियों के अंदर आप अपने दोपहर के मील से पहले अगर कच्ची लस्सी का एक पूरा ग्लास पीते हैं, अच्छा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना रिफ्रेश हो जाता है और आपकी बॉडी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो बेहतरीन है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उन लोगों के लिए भी जो है ना, अच्छा, कच्ची लस्सी बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें नमक जो डाल देते हैं, तो नमक नहीं डालना ना। वही तो कह रही हूँ, फिर ब्लड प्रेशर जिनका वो हाई हो जाता है नमक से। नहीं, नमक के बगैर कच्ची जो दही है ना, वो आपका, अगर ये रेमेडी भी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और आपने दवाई भी ले ली है, तो आपको अगर एक होम रेमेडी चाहिए तो उसके अंदर ये है कि आप 2 टेबलस्पून आप दही लें और उसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी डालें और उसको पी लें, तो उससे एकदम ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। मतलब ये कच्ची लस्सी जो है ना वो काम आ सकती है। मतलब एक घर में ऑब्वियसली दही होता है और हम ये बना सकते हैं। छोटी-छोटी टिप्स पता होनी चाहिए हाँ, कि किस तरह आपने अपनी बॉडी को जो है ना वो मेंटेन रखना है या किस तरह उसको बेहतर बनाना है, अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को। तो आज हमने बात की है कि हमने गर्मियों में किस तरह एक तो रिफ्रेश रहना है और दूसरा किस तरह की डाइट लेनी है। तो हमारे साथ ज़हरा मंसूर मौजूद थी। ज़हरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
अब आगे बढ़ते हैं और जनाब बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, ख़ास शख्सियत हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। मुल्क पाकिस्तान के नामवर और मशहूर सिंगर हैं, मौसीकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में भी नाम बनाया है, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी मौसीकी सुनने वाले हैं, अच्छी मौसीकी सुनने वाले हैं, दुनिया में बसते हैं, वहाँ वहाँ पर उनका नाम भी सुना जाता है, बल्कि उनके गाने सुने जाते हैं। बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ है। तो आज हमने आपकी उनसे भी मुलाकात करानी है और उनके साथ साथ उनके जो साहबजादे, उनके बेटे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करानी है। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ खालिद बेग साहब की, जो कि बहुत ही मशहूर सिंगर हैं पाकिस्तान के। वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद और उनके साथ उनके बेटे हमजा भी मौजूद हैं। खालिद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है। जी और उनके साथ हमजा ने भी ज्वाइन किया। हमजा आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। खालिद साहब हम तो आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह आप अभी भी वैसे ही हैं। क्या राज है इसका? शुक्रिया। राज ये है कि अच्छे दोस्त, अच्छा, खुशी, अच्छी कंपनी होनी अच्छी चाहिए। कंपनी होनी चाहिए। अब मुस्बत सोच होनी चाहिए। क्या बात है। ठीक है पॉजिटिव ना? जब आप पॉजिटिव होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, और जब आप नेगेटिव होंगे और दूसरों के लिए नेगेटिव सोचेंगे, और फिर इंसान के चेहरे पे भी और उसकी शख्सियत पे भी बड़ा असर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, माशाल्लाह। और अगर आप अच्छा सोचते हैं, ठीक है, तो फिर आपको अगर हर शख्स जो है वो दिल फरेब वो दिल नशी नजर आएगा, तो आप खुद ब खुद ही आप दूसरों को भी अच्छा लगने शुरू हो जाएंगे। बेशक ऐसे ही है, और आप फिर लोगों के दिलों में भी बसना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल यही है। तो फिर थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं। जो बहुत से लोग हैं, मतलब जैसे मेरे जैसे जो बहुत से नौजवान हैं जिनको नहीं पता कि आपने कैसे शुरू किया, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको, और तब जाके आपने माशाल्लाह इतना जो है नाम बनाया, ना कि पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में जाना जाता है खालिद बेग को। तो कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? हाँ, एक्चुअली जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मैं तो अच्छी खासी जॉब कर रहा था PIA में। तो वहाँ जॉब थी, बस अचानक फिर मैंने मास्टर्स कर लिया म्यूज़िक में। ओके। और फिर मेरा क्योंकि थीसिस भी रफ़ी साहब पे ही था। अच्छा। और उनके नाम से ही पूरी दुनिया में फिर जाना पहचाना गया, और उन्हीं को ही अपना फिर गाया। और नहीं तो बचपन से ही सिंगिंग का शौक था? बचपन से थोड़ा बहुत शौक तो था। अच्छा। लेकिन हमारे ननिहाल देहाल में कोई भी गाने वाला नहीं है। अच्छा, तो सपोर्ट नहीं किया उन्होंने कि जाओ सिंगिंग का शौक? अरे नहीं, कभी भी नहीं। तो सारे मौलवी टाइप थे। नहीं तो जब जॉब छोड़ के जब सिंगिंग की तरफ आए तो कैसे फिर हुआ सारा? नहीं, एक्चुअली हुआ यूँ कि फिर कर लिया ना, मैंने मास्टर्स किया ना जब, तो उसके बाद फिर सिंगिंग में आए। अच्छा। और फिर इजाज़त मिली कि ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको आना चाहिए। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला शख्स हूँ जो दुनिया वहाँ जाके इंडिया में भी गया, रफ़ी साहब के घर, रफ़ी साहब के घर भी रहा जाके, और उनकी कब्र पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ, और उन लोगों से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ जिनके ऊपर रफ़ी साहब के गाने पिक्चराइज हैं। वाह वाह, सभी लोगों से वाह, क्या बात है। मनोज कुमार साहब हो गए, धर्मेंद्र जी, दूसरे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के साथ जाके मिलने का इत्तेफाक सब। जाहिर बात उनके थीसिस जो करना था, तो हर एक इंटरव्यू लेने थे सबके। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो गए, उषा टिमोथी जी हो गई, और भी बहुत सारे लोगों का रहा, उनसे मुलाकात की। लेकिन मतलब आपके जैसे आपने कहा कि ननिहाल ददियाल दोनों में कोई भी नहीं था सिंगर जिसको मौसीकी का शौक हो, तो फिर आपको कैसे सिंगिंग का शौक आया? एक्चुअली होता ही है कि अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब को था ना जी, उनकी पूरी फैमिली में, तो आपने रफ़ी साहब को ही आइडियलाइज किया बचपन से? भाई पूरी दुनिया में सबसे बड़े सिंगर ही वो थे। वो तो है, अगर कोई है तो मुझे बता दीजिए। नहीं वो अभी तक मेरी जिंदगी में 5 जो शख्सियात हैं उनके साथ मैं मुंसलिक रहा। अच्छा। सबसे पहले कभी आज तक किसी ने ऐसी तिलावत नहीं की कुरान पाक की, कारी अब्दुल बासित साहब। जी बेशक, ट्रू। उसके बाद अगर नात में आएंगे तो आज़म चिश्ती साहब, ठीक है, जिनको बाबा नात कहा जाता है। हसान आज़म का उनको खिताब भी मिल चुका है। उसके बाद उम्मे कुलसूम साहबा मिस्र की जो सिंगर थी, जी, ठीक है जी। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब आ गए, मैडम नूरजहां साहबा आ गई, लता मंगेशकर साहबा आ गई। तो इन लोगों को ही सुना है। अच्छा। और उनको ही किया है। लेकिन अब ट्रेंड सारा चेंज हो गया। अच्छा। अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब वो मौसीकी चेंज हो गई, अब वो शायरी चेंज हो गई, हर चीज़ चेंज हो गई ना। तो पहले तो हर चीज़ चेंज हो गया, टोन्स चेंज हो गई, हर चीज़। तो पहले हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक गाने बनाए जाते थे। अच्छा। और उसके मुताबिक वो जो है
वो आगे पिक्चराइजेशन की परफॉर्म होती किया जाता था परफॉर्म। ठीक है हमजा, आप मुझे बताएं कि आपका कैसा सफ़र, आपके तो फादर जो थे वो सिंगर थे, जैसे बाबा को नहीं अपॉर्चुनिटी मिली, आपको तो बाबा ने कहा होगा कि नहीं मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ आपको। आपकी तो मतलब खून में सिंगिंग दौड़ रही है। जी आप ये भी कह सकती हैं, लेकिन इस तरह हुआ कि जब मेरी उम्र मतलब जब मैं गाना चाहता था उस वक्त मैं पढ़ रहा था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मैंने मास्टर्स किया आईटी के अंदर, देन उसके बाद मुझे था कि अब थोड़ा सा जो है वो गाना चाहिए। और पापा को शुरू से देखता आया था, और जब मैं छोटा था तो पापा वो वाले गाने सुनते थे, पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने गाने सुनते थे 1960s के, ओके। मोहम्मद रफ़ी साहब के, लता मंगेशकर जी के। तो जब मैं वो सुनता था तो कभी कोई मुझे कहता था कुछ सुनाओ, तो मैं वो पुराने गाने सुनाता था। वो मुझे कहा करते थे कि ये बेग साहब ये छोटे के अंदर कौन सी पुरानी रूह है। तो इस तरह फिर वो शुरू में तो बिल्कुल भी गाना नहीं आता था। आहिस्ता 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 इंसान सीखता है, और मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ, ठीक है, पापा को सुना और बाबा को सुनते सुनते ही फिर मैंने कहा कि अपना भी कुछ गाना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने भी रिसेंटली एक अपना जो है सिंगल कवर किया है, गाना गाया है, और इंशाल्लाह वो अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। नहीं, आपने बचपन से तो सुना है कि बेग साहब जो है ना वो रफ़ी साहब को सुनते हैं, लता मंगेशकर, और उस टाइम की जो क्रीम होती थी उसको वो फॉलो करते थे। तो आप किन को फॉलो करते हैं? मैंने सबको सुना। अच्छा। मैंने आतिफ असलम को भी सुना, मैंने सोनू निगम जी को भी सुना, सबको सुना। अच्छा। और फिर वो एक मिक्सचर सा बन गया, ओल्ड और न्यू का मिक्सचर बन गया। तो फिर वो आज आपके सामने है। आज आपके सामने है। तो आपको बचपन में बेग साहब ने ही तैयारी कराई या सिंगिंग की क्लासेस दी? तैयारी नहीं कराई, खुद ही? कभी नहीं। अच्छा। मैं देख देख के, सुन सुन के ही सीख लिया। जी, सुन के। सुर जो है ना, हाँ। वो इंसान के होता है दिमाग में। अच्छा। ना कि हारमोनियम में, ना गिटार में, ना वायलिन में, ना किसी और चीज़ में। अच्छा। सुर आपके दिमाग में होता है। अच्छा। कि जब आपकी आवाज़ और आपका दिमाग साथ देगा ना, तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो पीछे रह जाते हैं। क्या बात है। तो ये होती है अता अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हम खान सब लोग नहीं है ना। जी जी। वो सीख के आते हैं, वो सीना बसीना अपने वालिद से सीखा, भाइयों से सीखा, जोर से सीखा। उनकी तो एक लेगेसी चल रही होती है ना। जो अल्लाह की अता होती है ना, तो वो देर तक कायम रहती है। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा लेगेसी से मुझे बात आई कि हम जब आपके फादर या आपकी कोई भी आपके ख़ानदान में जिसने अच्छा काम किया और परफॉर्म अच्छा किया और जैसे दुनिया जानती हो, तो उनके कंधों पे ज़रा थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हमने एक लेगेसी कंटिन्यू करनी है, आगे लेकर चलना है, उनका नाम लेकर चलना है। तो आपके कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है? और कभी कभी वो फील होता है कि अगर मैं ना खुदा ना खास्ता अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उतना नाम ना बना पाए जितना बाबा ने बनाया था, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह का डर तो नहीं आता? नहीं, इस तरह का डर आता है, बेशक आता है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है बहुत ज़्यादा। अभी मेरी स्ट्रगल का टाइम है, और जब मैं मेहनत करूंगा तो मुझे उसकी कदर होगी कि कितनी मैंने मेहनत की है, और जब मेहनत की है तो इंसान को फल ज़रूर मिलता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। ऐसी है, ट्रू। तो इसी तरह ही है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो उम्मीद है कि मैं इनके जितना पहुंच जाऊं जहां तक पापा हैं। बेशक। तो मेरे ख्याल से बातें तो चलती रहेंगी इन दोनों के साथ, लेकिन हमजा का ट्रैक भी सुन लिया जाए फिर। जरूर। चलें जी हमजा, ये फर्स्ट ट्रैक है जो आप हमें सुनाने वाले हैं, ये अभी लॉन्च किया या हो गया वो लॉन्च? ये स्पॉटिफाई पे ऑडियो जितने भी हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पे, यहाँ सारे सब जगह पे मौजूद है। तो अभी तक कितना फीडबैक इसका कितना मिला है लोगों को? बहुत अच्छा फीडबैक है। जिसने सुना है उसने कहा है कि बहुत अच्छा है, इसको किसी ड्रामे का OST होना चाहिए। वाह जी वाह। तो मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता हूँ। ज़रूर जी, यहाँ पे माइक पड़ा हुआ है, हाँ उसको दे दें। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी, ट्रैक से पहले बाबा को जब सुनाया था तो उनकी क्या फीलिंग थी? हाँ, ये बहुत एक मज़े की बात है कि फिर उसके बाद हम ट्रैक इनको नहीं पता कि मैंने गाना गाया है। अच्छा। हाँ जी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक्चुअली पापा थे अमेरिका और US थे, इनके प्रोग्राम्स थे वहाँ पे, कनाडा, US। तो मैंने पीछे से मैंने लिरिक्स खुद लिखे, कंपोजिशन खुद बनाई। अच्छा, खुद ही तो बनाई? हाँ जी, ये मेरी लिरिक्स भी खुद हैं, कंपोजिशन भी खुद ही बनाई। तो फिर मैंने कहा कि मैं इसको गाता हूँ। फिर मैंने जब गाया और ये जब ये वापस आए
तो एक दिन सुबह उठे तो मैंने इनको बताया कि मैंने कुछ गाया है, अच्छा, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है सुनाओ। तो इन्होंने फिर सुना, इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। वाह जी वाह, तो that's good. फिर मैंने अपनी मदर को सुनाया अच्छा, एंड शी लिटरली क्राइड। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाया बेटा, और उनको यकीन नहीं था कि इतना अच्छा गा सकूंगा। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, पापा ने भी तारीफ़ की, और मामा तो रोने लग गई आप कह लीजिए। तो चले फिर मेरे ख्याल से बातें कम करते हैं और ट्रैक भी सुन लेते हैं। बहुत ही अच्छा गाया है, मतलब इसकी लिरिक्स भी, कॉम्पोजिशन भी, सारा कुछ खुद जी किया है। सब कुछ किसी की हेल्प नहीं ली, किसी की हेल्प नहीं, सबको सरप्राइज दे दिया आपने। सबको सरप्राइज मिला, और उसके बाद लोगों ने अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा किया। हाँ, नहीं माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो कभी लगा नहीं है कि अच्छा चले बाबा के साथ बैठे हैं तो कंपटीशन हो जाए? घर में सपोर्ट किसको किया जाता है ये बताएं सबसे ज़्यादा? कंपटीशन तो हो ही नहीं ना सकता। नहीं मतलब गानों का, अच्छा, गानों का ये ओके, नहीं कि ओके। बाबा को कंपटीशन नहीं नहीं, देना, हाँ, गानों का सही, कंपटीशन सही। कह रही हूँ कि कभी घर में गेट टुगेदर हुई है, कजन्स आए हुए हैं जी, या जी, कोई जी। भी फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो जी एक साइड पे बाबा और एक साइड पे हमजा, और जी मुकाबले हो रहे हैं बहुत दफ़ा गानों ऐसा के। इत्तेफाक हुआ है, मुकाबला तो नहीं कहेंगे हाँ। कि बस वो ये कहते हैं कि पहले आप सुनाओ, फिर मुझे भी कहते हैं, अच्छा। फिर पहले तो इनसे ही सुनते हैं, मुझसे तो बाद में ही सुनते हैं। लेकिन ये है वो कि नए और पुराने गानों का मिक्स मिक्सर, ये मिक्सचर पुराने हो गाते हैं, फिर जाता है, मैं नया हाँ। सुना देता हूँ, तो फिर वो एक मिक्सचर बन जाता है कि अच्छा चल जाता है काम। क्या बात है, क्या जी। बात है। तो आगे ये तो एक आ गया है आपकी जी, जी। ट्रैक आ गया है, मजीद कोई और जी सरप्राइज देने वाले हैं कि नहीं? पाइपलाइन के अंदर बहुत सारे हैं। अच्छा। और एक और अभी मैं काम करूँ एक गाने के ऊपर, और अच्छा, कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आएगा सून इंशाल्लाह। तो बिग साहब आपको क्या लगता है, मतलब आप जिस तरह आप कहते कि उस दौर में अगर देखा जाए तो हर चीज़ बड़ी देखकर म्यूज़िक बनता था, टोन्स बनती थी, लिरिक्स लिखे, अब थोड़ी सी आसानी मुझे लगता है हो गई है नई आने वाली जनरेशन के लिए? थोड़ी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा सारी। हो गई है, क्योंकि अच्छा। पहले आपको मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत बहुत ज़्यादा- नहीं, रियाज अभी भी मेहनत करना पड़ता है नहीं, बच्चों नहीं, को, अब नहीं? नहीं है, नो। अच्छा, अब नहीं करते अब मेहनत? तो हमजा मेहनत रियाज नहीं करना करता। पड़ता था पहले ना, तो अब वो रियाज की ज़रूरत ही नहीं रही ना। अब एक एक लफ्ज़ आप जो है रिकॉर्ड करवा सकते हैं, हाँ, ठीक है ना। लेकिन अब तो आप कोई अच्छी चीज़ रिकॉर्ड करवा लें, आप अच्छी बात को कह दे, वो आपकी पॉपुलर नहीं Popular होगी। हो एक गाली निकाल दे तो पूरी बिल्कुल दुनिया ऐसे ही में सेकंड्स में पॉपुलर हाँ हो जी, जाएगी। जी जी। यानी कि तमाम चीज़ें अब चेंज हो चुका है हर चीज़। तो देखिए उसमें क्या लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मैंने वो कई बार मैं देखता हूँ, मैं तो फेसबुक की बहुत कम देखता हूँ, कभी कभार देखता हूँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, और देख के हैरान होते हैं कि यार ये क्या, और आवाम किस साइड पे चल रही है। अच्छा, अगर कोई गलत भी गा रहा है तो उसको भी ठीक है, अप्रिशिएट उसको कर भी रहे हैं। अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये तो पहले तो कभी ऐसा होता ही नहीं बिल्कुल था। ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल। वो अब कोई म्यार नहीं रहा किसी चीज़ का, अच्छा, कोई म्यार नहीं रहा। तो ना मतलब ना कोई कपड़े पहनने का म्यार रहा है, अच्छा। ना आपकी जो है ज़बान का, गुफ्तगू का कोई म्यार रहा है। बस जो आप बोल देंगे ना, जो पॉपुलर हो गया सो हो गया। यही तो मसला है, सोशल मीडिया का दौर है ना। मसला ये है कि सोशल मीडिया में जिसको ज़्यादा प्रिविलेज मिल गई, जो रातों रात वो बन जाता है, फिर पॉपुलर हो जाता है, बस यही अब बात है। सबको एक ही चीज़ है कि पैसा किस तो फिर तरीके क्या से करना चाहिए? जो आने वाली जो नई जनरेशन है उन्हें क्या आप टिप्स देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह इस चीज़ को ओवरकम कर सकती है या बेहतर क्वालिटी प्रोडक्टिव देखिए, चीज़ें लेकर आ सकती है? असल डिपेंड करता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, अच्छा, ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप वाकई ही ख़ानदानी है, तो ओके। उसकी गुफ्तगू में, उसके बोलने के अंदाज में, उसके पता चल पहनने जाता ओढ़ने में पता चल जाता हाँ है जी, कि true। उसको सिर्फ पैसे का ही नहीं है। मैंने कई लोगों के साथ काम किया मैंने, जी जी। और एक शख्स के साथ तो बड़ी देर काम किया, लेकिन उसने वो अपना गलत तासुर दे के वो इधर उधर चला गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, हाँ, तो लेकिन ये है कि इंसान को जब इंसान पहले था, अब तो जो पहले 10 साल पहले था, अगर उसको फेम मिल गया है तो तब भी उसको वैसा ही रहना चाहिए। अच्छा। उसकी गुफ्तगू में उसके वो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। वो ज़मीन की सतह से 2 फुट ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है, जबकि उसको गिरने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इंसान को जो पहले था, बाद में भी 30 साल बाद या 25 साल बाद या 20 साल बाद वैसा ही रहना वैसा ही चाहिए रहना उसको। चाहिए, अपनी अपने रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, अपने जो कदम है वो ज़मीन से जमा के रखने हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी और को बनने के चक्कर में आप अपने आप को ही भूल जाते हैं, तो ये नहीं करना लेकिन चाहिए। आप अगर किसी से बात करेंगे ना, तो आपको उसकी बात से, उसकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये
फ़कत पाला गया है या वाकई ही इसकी तरबियत की गई है? तरबियत की गई है, बेशक बहुत खूबसूरत बात की है और इससे पता चलता है कि जनाब आपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। सिर्फ नाम या शोहरत कमानी है या जनाब लोगों के दिल भी जीतने हैं और अच्छी तरीके से आपने आगे तरक्की करनी है। तो खालिद बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। वक्त की शॉर्टेज है लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बात करके। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट विशेस विद यू। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद जनाब आपको जो है ना वो डिस्कशन करेंगे आपके साथ। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से और CTO लाहौर अमारा अतर ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र एक बड़ा फ़ैसला किया है जिसका इतलाक़ भी हो चुका है। मॉल रोड पर बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद होगा और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को मॉल रोड पर सफ़र नहीं करने दिया जाएगा और शहरियों की जान की हिफाजत के पेश नज़र मॉल रोड के साथ साथ कैनाल रोड, जेल रोड समेत तमाम जितनी भी अहम शाहराहें हैं वहाँ पर ख़ुसूसी क्रैकडाउन किया जा रहा है। और CTO अमारा अतर साहिबा ने काहना, निश्तर, रायविंड रोड और दीगर जितने भी मज़ाफ़ाती हमारी शाहराहें हैं उस पर भी क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि शहर भर में कहीं भी बगैर हेलमेट कोई मोटरसाइकिल चलाता हुआ नज़र आएगा तो उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा, उसको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो आज के इस सेगमेंट में हम लाहौर के ट्रैफिक के मसाइल पर और उससे जुड़े जितने भी मसाइल हैं उसका हल जानने के लिए फ़ील्ड में मुतहर्रिक और इंतहाई ही बासलाहियत खातून जो कि CTO के फ़राइज़ सर अंजाम देने के साथ साथ हमारी ख़वातीन को भी बाइख्तियार बनाने के हवाले से इंतहाई अहम इक़दाम में पेश हैं। हमारा अतर से ना सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल का हल जानेंगे बल्कि उनसे उनके करियर के मुतालिक भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हमारा अतर साहिबा मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हैं। मैडम आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आप यहाँ पर आई। तो मैडम सबसे पहले तो बताइए कि कैसा आपका रहा? मेरे ख्याल से 3 मंथ्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। जी जी। तो एज अ वुमेन इस ओहदे को संभालते हुए कैसा फील हो रहा है आपको? देखें, जब मैं एज CTO लाहौर आई थी तो बीइंग द फर्स्ट लेडी CTO इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया और मैं समझती हूँ कि एक ऑनर की बात थी कि इतनी इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग असाइनमेंट जो है वो मुझे दी गई जी। और भरपूर कोशिश भी की गई और कर रही हूँ कि हम जो है वो उसको जिस तरह होता है ना कि बीइंग अ फीमेल एक वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जहाँ तक बात है कि लोगों की और थ्रू आउट जितने साल हो गए हैं, तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा सच इशू नहीं आया जिससे हम कहते हैं ना कि फीमेल एंड मेल पर्सपेक्टिव में कोई इतना उस तरह से मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है, उस तरह से प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक अच्छा था और कुछ ज़ाहिर है एक आपका अपना टेम्परामेंट भी होता है। हाँ जी। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आपको इससे बियॉन्ड होके सोचना चाहिए कि आपने मेहनत करनी है। आपने एफर्ट्स करने हैं, मेहनत करनी है और इस चीज़ को सोचे बगैर करनी है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। आप जब प्रोफेशनली बिहेव करते हैं और प्रोफेशनली अपना काम करते हैं तो आई थिंक पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। बेशक ऐसे तो वो लोग भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फिर वो दे फील कंफर्टेबल, वो आपको एक्सेसिबल, आप भी एक्सेसिबल होते हैं और लोग भी एक्सेसिबल हो जाते हैं और कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट भी हो जाता है, एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो मैडम जब आप इस चैलेंजिंग इसके ऊपर पोस्ट के ऊपर आई तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा या नहीं लगा कुछ भी? नहीं, हमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं लाहौर के अंदर ट्रैफिक के हवाले से। एक तो ये कि ट्रैफिक का आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में लोड का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। हाँ जी। वी आर सीइंग अ ह्यूज व्हीकल पॉपुलेशन इन लाहौर और लाहौर की हालांकि बहुत अच्छी रोड्स बन चुकी हैं। हाँ जी। बहुत अच्छे फ्लाईओवर्स, बहुत ब्रिजेस, बहुत अंडरपासेस, सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन और हमारी जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो इन रोड्स के हिसाब से ज़्यादा है। तो एक तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा होता है हमारा कि हमारे ट्रैफिक डिसिप्लिन जो पुलिस ने मेंटेन करना है, जो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारे ट्रैफिक लॉज की इन्फोर्समेंट। और ट्रैफिक लॉज की इन्फोर्समेंट में ट्रैफिक डिसिप्लिन
आप जैसे ही किसी शहर में एंटर होते हैं तो आपको ट्रैफिक डिसिप्लिन देख के अंदाज़ा होता है उन लोगों का भी और ऑब्वियसली ट्रैफिक पुलिस का भी। तो हमने बारहा शुरू में भी थ्रू आउट हायर CTPL ने हमेशा से सेशंस किए, एजुकेशन के भी किए, वर्कशॉप्स भी की, स्कूल्स में भी गए, कॉलेजेस में भी गए, ड्राइवर्स के साथ बहुत सारी मतलब ग्रास रूट लेवल से ये शुरू किया गया। रिक्शा ड्राइवर हैं या बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन सबको पहले हमने एजुकेट भी किया। सही। और हमने डिफरेंट लॉज भी बताए और अब जाके हम थोड़ी सी, जिस तरह आपने कहा क्रैकडाउन हमने शुरू किया है, अब हमने सख्ती शुरू की है बिकॉज आई थिंक कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डंडे के जोर पे ही होती है। सख्ती की जाए तो फिर ही मानते हैं। हमारे जो सबसे बड़ा इशू था वो हमारा था कि हमारे पास शहर में मोटरसाइकिल्स की तादाद ज़्यादा है एज कम्पेयर टू व्हीकल्स, बाकी कार्स और बाकी व्हीकल्स से हमारे पास मोटरसाइकिल्स ज़्यादा हैं। अच्छा। अराउंड 60% वी आर, हमारी कॉम्पोजिशन जो है वो मोटरसाइकिल्स की है। तो वो इसलिए हमें जो है उनके अंदर जो लेन लाइन डिसिप्लिन है, हेलमेट है, इस चीज़ के ऊपर पाबंदी करवाना जो पता नहीं क्यों लोग हेलमेट पहनते हुए क्यों मसला होता है उन्हें, हालांकि ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए ही है जो उनको कहा जा रहा है, इंश्योर कराया जा रहा है कि आपने हेलमेट पहनना है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मसला है हमारी एज अ नेशन, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आई थिंक एक वो उनका कंफर्ट लेवल वो एक डेवलप जिस तरह हुआ होता है, शुरू से ही वो ज़्यादा हेलमेट के बगैर चलाते रहे हैं। अच्छा। और वो एक लॉज को नॉन सीरियसली लेते रहे हैं और वो समझते हैं कि हेलमेट के बगैर हम तो ठीक रहेंगे। और जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से, वो तो कोई और लोग थे, उन लोगों की डेथ्स हो गई हैं, हम लोग ठीक हैं, वी आर कंफर्टेबल, हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, खुदा न खास्ता हम सेफ हैं जी। तो मैं समझती हूँ कि हमने जब 3.5 मंथ्स के डेटा को स्टडी किया, अच्छा। तो वी लॉस्ट अबाउट 58 लाइव्स जो हेलमेट ना पहनने की वजह से हुई। तो आप देखें कि अगर पिछले 3 महीनों में हेलमेट ना पहनने की वजह से 58 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, हेड इंजरी हुई उनको, तो ये कितना बड़ा हमारे लिए एक क्वेश्चन है एक कि हम फिर भी फॉलो नहीं करते इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से अब हमें इसको बड़ा सीरियसली हम भी देखेंगे। अच्छा। और लोगों को अपने तौर पे देखना चाहिए कि उनकी अपनी सेफ्टी और अपनी प्रिवेंशन, अपनी प्रिवेंटिव मेजर है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और अगर वो अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बिल्कुल तो ऐसे बिकॉज अब आई थिंक इवन 40s में लोग हैं, इतने एजुकेटेड भी हैं जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, वो अग्री भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो फिर मतलब हेलमेट नहीं पहनते हैं, वो अपने बाजू पे पहन लेंगे या आगे रख लेंगे या और ट्रैफिक वार्डन को देख के सर पे पहन लेंगे ताकि हमें चलान ना हो। तो वो ये चीजें जो है ना, हमें इसका कोई फायदा नहीं, आपके हेलमेट पहनने का हमें ऐसा कोई फायदा हमें नहीं फायदा, आप ही को फॉर योर ओन सेफ्टी। और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होते हुए या कोई चीज का पता नहीं होता है, एकदम से एक चीज बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, लेकिन अगर आपको ये भी लगता है ना कि आपका शायद फायदा नहीं है, तो आप अपने घर वालों का सोच लें। अगर आपने अपना नहीं सोचना, आप अपने घर वालों का सोच लें, अपनी फैमिली का सोच लें कि वो आप जब घर से बाहर निकलते हैं बाइक पर, एक तो वैसे भी बाइक बहुत ज़्यादा खतरनाक सवारी मुझे लगती है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो बाइक पर होते हैं, तो आप अपने घर वाला का सोचें कि वो आपका वेट कर रहे होते हैं, तो आपने सही सलामत वापस आना है। अच्छा, ये क्रैकडाउन किया जा रहा है, अब मॉल रोड पर भी बंद कर दिया गया है कि बगैर हेलमेट कोई भी नहीं है वहाँ किया हुआ है। और कल हमारा पहला दिन था। आज हम मजीद उसमें सख्ती लेके आ रहे हैं और मकसद सिर्फ एक ही है, मकसद जो है वो चलान ज़्यादा करना नहीं है, मकसद ये है कि शहरी जो हैं वो पहनना शुरू करें। और मैं तो समझती हूँ कि आई होप कि सब सिटीजन्स जो हैं वो फॉलो करें और हमें कोई भी चलान ना करना पड़े, बिकॉज वी डोंट लाइक इट ऑल्सो। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें फिर जिस तरह आपने कहा कि हमें सख्ती से निपटना पड़ता है। तो चलान होगा या FIR होगी या क्या? इसमें चलान सिर्फ चलान होंगे। चलान होते हैं, अराउंड 2000 रुपीज़ इसका फ़ाइन है, ठीक है, और 2000 रुपीज़ पे करने होते हैं, पे करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपकी जान जो छूटने वाली है। तो इसलिए जब आपको लगता है कि जनाब हमारे ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है और हमारे पैसे भी हमसे लिए जा रहे हैं, तो आप फिर हेलमेट पहन लें, और आपको क्या चाहिए इससे। तो लेन लाइन की पाबंदी का बड़ा मसला है यहाँ पे मैडम, कि बाइक वाले जो हजरात हैं ख़ास तौर पर वो लेन लाइन की पाबंदी नहीं करते, उसकी वजह से एक्सीडेंट रेट भी बढ़ता है, तो उसकी भी पाबंदी कैसे कराई जाएगी फिर? उसमें हम ये कर रहे हैं, हमारे पास हमने मॉल रोड को एज अ मॉडल रोड क्योंकि हमारी होती है सिलेक्ट हुई हुई है, इसमें हमने मॉल रोड के ऊपर जो है वो जो हमारी लास्ट लेन होती है, जिसको आप थर्ड लेन कह लें आप इसको,
जिसमें हमारी स्लो मूविंग व्हीकल्स ट्रैवल करती हैं या हमारे मोटरसाइकिल्स ट्रैवल करते हैं। उसमें आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे ग्रीन पैचेस हैं। वो ग्रीन पैचेस इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट्स ने ट्रैवल करना है। उसमें हमारे पास जो इशू आता है वो यही आता है कि यूजुअली मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो कार्स की लेन में फर्स्ट लेन में अब फर्स्ट लेन में भी आ जाते हैं, और वो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि कार्स की स्पीड भी कम हो जाती है उनकी वजह से, और वो एकदम से आते हैं तो वो उससे वो ज़ाहिर वल्नरेबल हो जाते हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमने एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कोनिंग भी की हुई है। जी, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े भी हैं, मेगाफोन्स लेके खड़े हैं। दे आर ट्राइंग टू अनाउंस एंड टेल एवरीबडी के यूज़ दिस लेन, और जो आपके लिए मुख्तस की गई है, और बाकी जो 2 लेन्स हैं वो हमारी फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए छोड़ी जाएं। तो ये हमारा सिलसिला भी चल रहा है। उसमें कुछ जगहों पे मॉल रोड पे काफ़ी चेंजेस भी आई हैं। बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो लेन्स को फॉलो भी कर रहे हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जी, और एफर्ट्स जो हैं वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली ये डेली की प्रैक्टिस है, ये किसी एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। ये जिस दिन हम इन्फोर्समेंट छोड़ेंगे आप देखेंगे कि उस दिन कुछ भी नहीं, उस दिन दोबारा से गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मेरी तो यही होती है कि इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन। आपने जो लॉज फॉलो करने आप पहले उनको अंडरस्टैंड कर लें कि वो लॉज जो हैं वो बेसिकली आपके अपने फ़ायदे के लिए हैं, आसानी के लिए हैं, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए हैं। उसको हमें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमने एजुकेट कर दी है, अब बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको खुद फॉलो करना शुरू कर देना है। अच्छा, वन वे की खिलाफ वर्जी भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत कर उसका क्या हल आपने निकाला है? वन वे की बहुत ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इवन आपने मेन बुलेवार्ड पे भी देखा होगा। एग्जैक्टली, मेन बुलेवार्ड पे हमारे पास जितने भी यू टर्न बने हैं, लोगों की कोशिश होती है कि हम अपने यू टर्न से मत जाएं, लेकिन जो ऑपोजिट डायरेक्शन का यू टर्न आ रहा है हम उसके अंदर से शॉर्टकट लेके जाएं, और उससे जो आगे आने वाली जिसका एक्चुअल वे होता है वो ब्लॉक हो जाती है और डेंजरस भी है ऑब्वियसली। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमने फिर वो चीज़ है ना, हमारे पास जितने ह्यूमन रिसोर्स हैं वो सब जगहों पे ये हमारे वायलेशन ही रोक रहे होते हैं। हमने हर यू टर्न पे एक ट्रैफिक वार्डन को प्लेस किया है, जस्ट कि वो उन मोटरसाइकिलिस्ट को रोक ले जो रॉन्ग वे से आते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक इतना वो कहते हैं ना एजुकेटेड कॉमों का जो है ये इतना वो उस तरह से तरीका नहीं है कि हर जगह कोई खड़ा होगा तो हम फिर रुक जाएंगे, आपको कोई गाइड करेगा तो फिर ही आपने रुकना है। तो ये वही बात है कि फिर अपने तौर पे अब हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए, वरना फिर जनाब सख्तियां ही होंगी, फिर और तो कुछ नहीं होगा। चलान्स होंगे, फिर चलान्स होंगे, फिर FIRs होंगी, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, कल आपकी मुलाकात भी हुई है मजीद गौहरी साहब के साथ जो रिक्शा यूनियन के सदर भी हैं, तो उनसे क्या मुलाकात हुई और किस तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ? एक इशू रेज हुआ था जिसमें हमारे पास पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिक्शा जो है वो जल गया था। अच्छा। उसमें LPG सिलेंडर जो है वो लगाया हुआ था, विच इज़ नॉट अलाउड इन एनी कमर्शियल व्हीकल। जी बिल्कुल। और अभी इस प्रोग्राम के थ्रू भी और अदरवाइज़ कल भी हमने ये बात की कि हमने जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें अब LPG जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये हमें चीज़ जो है अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। उस सिलसिले में अभी जो रिक्शा यूनियंस हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें टाइम दे दें कि हम कन्वर्ट कर लें फ्रॉम LPG टू पेट्रोल। सो वी हैव गिवन देम अ वार्निंग टाइम ऑफ अबाउट 10 days, एंड जिसमें हम एजुकेट भी करेंगे, इनको हमने वार्न भी किया है, इनको हम गाइड भी कर रहे हैं। और बेसिकली आपने देखा है कि आगे हमारे पास समर सीजन आ रहा है और हमारे पास कोई भी ब्लास्ट जो होता है सिलेंडर, इट कैन कॉज ह्यूज लॉस, और हमारे पास कोई भी रिक्शा जो है वो जल सकता है। खुदा ना खास्ता उसमें कोई पैसेंजर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर है, उनकी लाइव्स जो हैं वो भी ख़तरे में आ सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिलेंडर ब्लास्ट ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिलेंडर का इस्तेमाल ना हो जो कि गैर कानूनी है। तो ये अगर 10 दिन का तो आपने उन्हें अल्टीमेटम दिया है, उन्हें टाइम दिया है आपने, 10 दिन बाद अगर नहीं होते हैं तो क्या क्रैकडाउन में क्या FIR या जी बिल्कुल फाइन होगा? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई है, इसमें FIRs रजिस्टर होती है। बिल्कुल, ये तो फिर अभी हम आफ्टर 10 days, अभी तो दे हैव प्रॉमिस्ड कि हम लोग कन्वर्जन करेंगे इसके अंदर,
आफ्टर 10 days वी विल बी स्टार्टिंग जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी फिर देखा जाएगा कि क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जैसे आगे गर्मियाँ आने वाली है मैडम, तो हम शहरियों की तो बातें करते हैं, हम अपनी भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो उधर ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं बड़ी सख्त उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। वो गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो, बारिश में भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो गर्मियों में उनके लिए कोई ख़ास एहतमाम या कुछ उनकी ड्यूटी आवर्स कम किए गए या कुछ उनके लिए किया गया? ड्यूटी आवर्स तो मेरे ख्याल से बढ़ जाते हैं, है ना? नहीं कम हो पाते बिकॉज वो हमारे पास जितनी स्ट्रेंथ है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंग टू 2006 वाले टाइम से। और अब हम जिस तरह 2024 में हैं और आपको पता है पॉपुलेशन और लाहौर इतना एक्सपैंड कर चुका है। एक टाइम वो था जब हम लोग टाउनशिप साइड पर कभी ट्रैफिक इतनी नहीं देखते थे। अब टाउनशिप एरिया, जौहर टाउन, हमारे पास रायवंड, मांगा मंडी, अड्डा प्लॉट, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पहले ट्रैफिक का फ्लो बहुत कम होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग सिटी एक्सपैंड कर चुका हुआ है। तो अब हमारे पास जो ट्रैफिक वार्डन्स की स्ट्रेंथ है वो उसको इतना मैच नहीं करती। तो इसलिए हम ड्यूटी आवर्स तो एज सच नहीं कम कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अम्ब्रेलाज होती हैं, इनको हम लोग रोटेशन सिस्टम पे ज़रूर रखते हैं, इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी का इंतज़ाम ज़रूर करते हैं, ऐसे स्टेप्स ज़रूर लेते हैं। और ये ना सिर्फ मेरे लेवल पे, आई थिंक ऑल सेक्टर इंचार्जेस दे आर वेरी ऑल्सो कंसिडरेट कि वो अपने जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी वेलफेयर का, उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल। और दूसरा ये कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी शिकायत करते हैं कि जी वार्डन्स वाले मतलब वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, एक तो ये कहते हैं जी ओवर चार्जिंग भी करते हैं, चलानिंग भी करते हैं, उन्हें कोई एक टारगेट मिला होता है कि उन्होंने मंथ के एंड पे इतना टारगेट अपना कंप्लीट करना है। और दूसरा कि हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि झगड़े भी होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर आप खड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए भी कोई वार्डन्स की कोई ट्रेनिंग या उनकी वेलबींग के लिए, ऑब्वियसली आप खड़े हुए हैं और कितनी देर आपकी 15 घंटे की या 12 घंटे की या 10 घंटे की ड्यूटी, आपने उसी गर्मी सर्दी में रहना है, वहाँ पे खड़े होना है, आपकी हालत ख़राब हो जाती है, तो उसमें वो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो उसके लिए भी कोई आपने सोचा है ट्रेनिंग के लिए? जो स्ट्रेस लेवल को डेफिनेटली वो हमारे भी माइंड में होते हैं, और इवन जिन लोगों को हम रोकते हैं स्ट्रेस लेवल्स हमारे ओवरऑल, जिस तरह से आपको पता है सोसाइटी में बहुत पीपल डोंट वांट कि हमारी गाड़ी को रोका जाए। दे फाइंड के ये इंसल्टिंग है और ये उसको डिसरिस्पेक्ट भी लगता है, और इसलिए जो है हमारी सिंपल एसओपी तो यही है कि द ट्रैफिक वार्डन हैज़ टू, वो सलाम करेगा, वो फिर आपसे बात करेगा। तो ये हमने कोशिश की है कि इस एसओपी को जो ऑलरेडी बनी हुई थी इसको हम दोबारा से इनको रिवाइज़ भी करवाया है और दोबारा से इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। हमारे पास ऑब्वियसली एटीट्यूड्स की और इस टाइप की कंप्लेंट्स बिल्कुल आती हैं, उसमें प्रॉपर हम इंक्वायरी भी करते हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैडम, इसमें ये जैसे आप कह रही है ना कि जो लोग हैं इंसल्टिंग इसको समझते हैं कि हमारी इंसल्ट की जा रही है, लोग ये जवाब देते हैं कि हम जब फैमिलीज़ के साथ जा रहे होते हैं ना, बाइक पे हैं या गाड़ी में है, तो तब ज़्यादा वार्डन जो है वो बदतमीज़ी करते हैं, ख़ासतौर पे फैमिलीज़ को देख के कि जी आपने हेलमेट नहीं पहना, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तब ज़्यादा इंसल्टिंग बिहेवियर उनका होता है, ना कि हम अकेले होते हैं। तो ये भी लोगों की तरफ से हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू आता है। हो सकता है, लेकिन ये कि इसमें अगर कोई ऐसी कंप्लेंट होती है तो वो बिल्कुल 1787 पे भी शेयर कर सकते हैं, वो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारे पोर्टल्स हैं डिफरेंट, हमारे पेजेस हैं और उसमें हमारा कंप्लेंट नंबर्स भी हैं जो हम आपके साथ भी शेयर कर देंगे, और उसमें हमारी प्रॉपर उसके अंदर इंक्वायरी होती है। एक भी कंप्लेंट ऐसी नहीं है जिसकी हम इंक्वायरी ना करते हो, बिकॉज इवन लाइक नॉट जस्ट फॉर CTPL बट इंटायर पंजाब पुलिस, कोई भी FIR रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है या कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन के इशू से रिलेटेड होती है तो वो हाईएस्ट फोरम पे ही देखी जाती है और प्रॉपर उसको हम देखते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन की गलती है वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन की गलती है, और उसमें जाहिर है उसकी पनिशमेंट प्रोपोर्शनेटली उसके अकॉर्डिंगली उसको मिलती भी है, और वो ही एक डेटरेंस का काम भी करती है। लेकिन जहाँ तक आपने पहले जिक्र किया ना टारगेट्स का और चलान्स का, वो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहूँगी कि एज सच हमारी तरफ से कोई भी टारगेट नहीं है। देयर इज़ नो चलान कोटा विच दे हैव टू कंप्लीट इन दैट डे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है।
वो सिर्फ एक जिस तरह एक पुराना कोई ट्रेडिशनल एक तरीका है। अब तो हमारे पास सेफ सिटी है। सेफ सिटी जो है वो AI बेस्ड चलान जो हैं वो कर रही हैं, वो जनरेट कर रही हैं। हमारे कैमरास हैं, वहाँ से उनके घरों पे जा रहे हैं। तो अब तो मतलब मैं तो ये कहूँगी कि नाउ इज़ द टाइम कि तमाम जो हैं रोड यूज़र्स जितने भी ड्राइवर्स हैं वो लॉज को प्रॉपरली फॉलो करें। वो सिर्फ ट्रैफिक वार्डन को देख के फॉलो ना करें। ट्रैफिक वार्डन के पास बिल्कुल कानून ने इख्तियार दिया है चलान करने का, वो उसने एक्सरसाइज करना है। और मैंने तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जहाँ पे आपको वायलेशन मिले आप चलान करें, जहाँ वायलेशन नहीं है फॉर द सेक ऑफ इट तो यू कैन डू इट। वो किसी तरह भी अलाउड नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें सेफ सिटी का जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज लेजॉन होता है। हमारी एक पूरी टीम सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद होती है और वो वहाँ से चलान इशू करते हैं, घरों में जाते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि it's high time I think we should be following the traffic laws and take them seriously also। मतलब ये नहीं आप वेट किया करें कि जी ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्रैक डाउन करेगी या सख्ती करेगी तो तब हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। आप उससे पहले ही फॉलो करें, एक जिम्मेदार शहरी होने का जो है ना वो मुजाहिरा करें। अच्छा दूसरा लास्टली मैं पूछना चाहूँगी, पिछले दिनों लाइसेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। लाइसेंस नहीं होगा तो आपका चलान भी होगा, FIR भी होगी, और लाइनें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, हम देखते थे खिदमत सेंटर्स पर। तो वो थोड़ा कम हुआ है बर्डन या अभी भी अभी काफ़ी कम हुआ है। बहुत सारे हमारे पास लाखों की तादाद में लोगों ने लाइसेंसेस बनवाए हैं और उससे जाहिर है वो जो एक बड़ा पुराना बैकलॉग था वो काफ़ी क्लियर हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो रेशो जो है लाइसेंसेस की वो काफ़ी बेहतर हुई है। लेकिन ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारे लोग बगैर लाइसेंस के चला रहे होंगे और हम जितने भी हमारे ट्रैफिक वार्डन्स और पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो ये चेक करते हैं कि लाइसेंस है या नहीं है। तो वो चीज़ तो हमारी कंटिन्यू करेगी। हाँ कि लाइसेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैडम कि आप यहाँ पर आई, अपना टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के आपने हमारे साथ यहाँ पर वक्त दिया हमें और अपने बारे में हमें जो है ना बहुत कुछ बताया है आपने कि किस तरह जो है CTO लाहौर वो अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सरअंजाम दे रही हैं, कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई, हमने वो जानने की कोशिश की है। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।